हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 टॉपिक 2.3 वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट को बड़ी डिटेल से एज अ लॉन्ग हमने देख लिया था कि अगर लॉन्ग आ जाए तो इसे प्रेजेंट कैसे करना है और ये एक्चुअली में होता क्या है। सेम ऐसे वेक्टर प्रोडक्ट को भी देखेंगे, इसके कंसेप्ट को पहले गेन करेंगे, फिर इसे देखेंगे कि इसे प्रेजेंट किस तरीके से करना है अगर ये लॉन्ग आ जाता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। तो टॉपिक है मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो होता क्या है, कहते हैं अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराऊं तो इन रिटर्न मेरे पास अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। तो उस सूरत में वो जो मल्टीप्लिकेशन होगी, वो जो प्रोडक्ट होगा, उसे मैं बोलूंगा ये मेरे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब मैंने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करा दूसरे वेक्टर के साथ और इन रिटर्न मेरे पास एक अगेन वेक्टर क्वांटिटी आ गई, तो ये मेरे पास होगा वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट को देखा था कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाया और इन रिटर्न मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। वो स्केलर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट होता था। ये है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। इन रिटर्न मेरे पास एक क्वांटिटी आती है, वो है वेक्टर प्रोडक्ट। डेफिनेशन: इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज सिंपली नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और इस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस के साथ। एग्जांपल है मेरे पास टॉर्क की। टॉर्क मेरे पास क्या आता है, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। मोमेंट आर्म और फोर्स को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास थर्ड क्वांटिटी आती है टॉर्क। ये तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है टॉर्क। इसे आज बड़ी डिटेल से देखेंगे टॉर्क को अगेन। मोमेंट आर्म मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई कराया और मेरे पास इन रिटर्न अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि टॉर्क है वो आ गई है मेरे पास। एग्जांपल होगी वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की। अच्छा देखो, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखो, वेक्टर प्रोडक्ट बताता है परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, इससे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस किया। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट तुम लोगों को बताता था पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये मेरे पास मान के चलो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एक दूसरे के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं। मुझे बताना है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना पैरेलल है। वेक्टर बी ना तो फुली परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो मुझे बताना है कितना इसका पोर्शन पैरेलल है वेक्टर ए के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करता था, स्केलर प्रोडक्ट ले लेता था। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इससे मुझे पता लग जाता था कि वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना पैरेलल है। कैसे? वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट के साथ रिजोल्व कर दूंगा। एक इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैंने बताया था जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होता है कोस कंपोनेंट, बी कोस ऑफ थीटा। देखो ये मेरे पास है वेक्टर बी, मैं इसके कंपोनेंट्स में इसे रिजोल्व कर लेता हूँ। एक इसका होगा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की तरफ एक कंपोनेंट, एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होता है मेरे पास कोस कंपोनेंट, ये होगा बी कोस ऑफ थीटा। और जिसके साथ नहीं हो रहा वो होता है सिंपली बी साइन ऑफ थीटा। रिमेंबर दिस, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म होगा वो कोस कंपोनेंट होगा, जिसके साथ नहीं होगा वो साइन कंपोनेंट। अब सेम ऐसे वेक्टर बी को मैंने दो कंपोनेंट्स में बी कोस ऑफ थीटा और बी साइन ऑफ थीटा में रिजोल्व कर लिया। मुझे देखना वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना पैरेलल है। स्केलर प्रोडक्ट पिछले टॉपिक वाले में तो मैं ए डॉट बी करता था। ए डॉट बी मेरे पास बराबर होता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का वो वाला कंपोनेंट जो कि वेक्टर ए के साथ पैरेलल है। कौन सा वाला कंपोनेंट है, बी कोस ऑफ थीटा। तो यहां से मेरे पास आ जाता था पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये बताता है मुझे वेक्टर प्रोडक्ट, मुझे बताता है परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अब अगेन ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मुझे देखना है वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना परपेंडिकुलर है, कितना परपेंडिकुलर है। तो उस सूरत में मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा, ए क्रॉस बी। ये मुझे बताएगा परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। ये मेरे पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी का वो वाला कंपोनेंट जो कि ए के साथ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कौन सा, बी साइन ऑफ थीटा। तो यहां पे सिंपली आएगा बी साइन ऑफ थीटा। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है। बहरहाल यहां तक तो ठीक है। तो नोट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट टेल अस द परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं और इस क्वेश्चन मार्क को भी कंप्लीट करते हैं वहां पे जाते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी। मान के चलो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर होगा मेरे पास किसके, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे बताता है परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। मेरे पास है वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे बताएगा कि वेक्टर, मुझे देखना है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे बताएगा परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अभी किसके बराबर होगा, वेक्टर बी को मैं इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, बी कोस ऑफ थीटा बी साइन ऑफ थीटा। अब इसके साथ ये एंगल थीटा था, अब इस वाले कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो ये होगा सिंपली कोस कंपोनेंट, इसके साथ जिसके साथ नहीं होगा वो होगा सिंपली साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा। मुझे देखना है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी करूंगा, ये मेरे पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का वो वाला कंपोनेंट जो कि ए के साथ परपेंडिकुलर है। कौन से वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, बी साइन ऑफ थीटा। यहां पे आएगा बी साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड तो आ गया मेरे पास, लेकिन अभी मैंने बोला कि वेक्टर प्रोडक्ट वो है कि जिसमें अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराया जाए तो इन रिटर्न मेरे पास अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन हेड के साथ, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एन हेड के साथ। अब ये एन हेड क्या है वो देखते हैं, तो एन हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। यहां भी जो एन हेड है ना, इसे बोला जाता है यूनिट वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। देखो एन हेड इसे एन हेड बोला जाता है, एन हेड इसके ऊपर कैप है ना, एन हेड इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसे कोशिश करूंगा कि इसे मैं बाद में डिस्कस करूं। तो यूनिट वेक्टर सिंपली यहां पे मैं बता देता हूं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, बस रफ में मैं बता रहा हूं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, एन हेड यहां पे डायरेक्शन बता रहा है ना, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेम ऐसे ये एन हेड यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो उससे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 है, और ये सिर्फ और सिर्फ टेल्स दी डायरेक्शन, टेल्स दी डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी। अब ये एन हेड इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, its direction is perpendicular to the plane containing both vector a and b। मैं समझाता हूं, 1 मिनट, इसका क्या मतलब हुआ, देखो मान के चलो, देखो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पेज, इस पेज के ऊपर मेरे पास है 2 वेक्टर्स, उसे मैंने शो करा लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये मेरे पास है एक प्लेन, प्लेन कहते हैं 2 डायमेंशंस को ना, तो 2 डायमेंशन या पेज मैंने यहाँ पे बना के इसके ऊपर मैंने 2 वेक्टर्स को शो करा दिया। अब जब इन दोनों वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के या बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। अब किस तरफ होगी एग्जैक्टली, अगर ये एंगल थीटा है, अब किस तरफ होगी एग्जैक्टली, बाहर की तरफ होगी कि अंदर की तरफ, उसे हम देखते हैं राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, देखो राइट हैंड रूल क्या होता है, अगर मुझे बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो मेरे पास एक नया वेक्टर आता है। अब उस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, ये तो मुझे पता लग गया कि उस प्लेन के, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन किस तरफ एग्जैक्टली, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ। इसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन अभी पहले ये देखते हैं, ईच एंड एवरी कांसेप्ट तुम लोगों को क्लियर होगा। अब बाहर की तरफ है कि अंदर की तरफ है प्लेन के, तो वो मुझे पता लगता है राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है ना तुम लोगों ने, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को प्लेस करो, सीधा अपनी फिंगर्स को मैंने पहले वेक्टर की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया। अब इस फिंगर्स को कल करना है तुम लोगों ने सेकंड वेक्टर की तरफ, वेक्टर ए की तरफ मैंने अपनी फिंगर्स को प्लेस कर दिया, और इसे मैं कल करूंगा सेकंड वेक्टर की तरफ। तो ये जो थंब होगा ये मुझे पॉइंट आउट करेगा जो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन। अब ये थंब मुझे बता रहा है कि जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, एन हेड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। ये एक क्रॉस बी मैंने देख लिया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, लेकिन अगर मैं उससे पहले बी क्रॉस ए देखूं, ए क्रॉस बी तो मैंने देखी, ये बाहर की तरफ है, बी क्रॉस ए देखता हूं, उसका आंसर क्या आता है, बी क्रॉस ए। सिमिलरली अगर मैं देखना चाह रहा हूं बी क्रॉस ए का, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का रिजल्ट क्या आएगा। अब यहां पे मैं क्या देखना चाह रहा हूं, ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। पहले मैंने देखा था कि वेक्टर बी वेक्टर ए के साथ कितना परपेंडिकुलर है, मुझे देखना है वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ कितना परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन वही हिसाब है, यहां से मैं ए की प्रोजेक्शन बी पे ड्रा करूंगा। कैसे, ए की जो एरो है ना, ये एरो है, ये एरो शो हो रहा है ना, एरो हेड, यहां से इसकी टिप से मैं एक डॉटेड लाइन शो करूंगा जो कि वेक्टर बी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जब ये शो हो गया तो एक ये इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, मतलब वेक्टर ए का एक ये कंपोनेंट होगा, और इसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एक ये दूसरा कंपोनेंट होगा। वेक्टर ए के मैंने 2 कंपोनेंट्स को यहाँ पे शो करवा दिया। अब जिस कंपोनेंट के साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो होता है ए कोसल थीटा, और जिसके साथ नहीं हो रहा होता वो सिंपली होता है ए साइन थीटा। मुझे देखना है वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ कितना परपेंडिकुलर है। कैसे देखूंगा, बी क्रॉस ए करूंगा, तो बी क्रॉस ए मेरे पास बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए का वो वाला कंपोनेंट जो कि बी के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट, ये मेरे पास बराबर होगा ए साइन ऑफ थीटा। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है, अब इसकी डायरेक्शन देखनी, डायरेक्शन राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल क्या कहता है, पहले वाले वेक्टर है बी यहाँ पे मेरे पास, पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को प्लेस करो, फिर इससे कर्ल करो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, दूसरे वाला वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। अब मेरा थंब जो से वो पॉइंट आउट कर रहा है अंदर की तरफ, जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। पहले क्या था, पहले यहाँ पे मैंने ए क्रॉस बी किया था,
ए क्रॉस बी, तो वेक्टर की डायरेक्शन आ रही थी बाहर की तरफ एन हेड की। अब मैंने बी क्रॉस ए किया तो वेक्टर की डायरेक्शन आ रही है माइनस एन हेड, जो पहले वाली डायरेक्शन थी उसके ऑपोजिट, तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये नया वेक्टर है ना, नया यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो यहां भी ये सिंपली आएगा माइनस एन हेड। ये ए बी साइन ऑफ थीटा, इसे मैं बी ए साइन ऑफ थीटा को मैं ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू माइनस एन हेड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर था ए बी साइन ऑफ थीटा एन हेड के, बी क्रॉस ए मेरे पास बराबर है ए बी साइन ऑफ थीटा माइनस एन हेड के। अगर मैं इसी साइन को माइनस साइन को बाहर निकालूं तो ये माइनस ए बी साइन ऑफ थीटा एन हेड, जी सिंपली ऐसे लिख सकता हूं। और ए बी साइन ऑफ थीटा एन हेड तो मेरे पास ए क्रॉस बी के बराबर है, तो बी क्रॉस ए मेरे पास बराबर होगा माइनस ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी मेरे पास माइनस बी क्रॉस ए मेरे पास बराबर है माइनस ए क्रॉस बी के। देखो स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी मेरे पास सिंपली बी डॉट ए के बराबर होता था, ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है, बल्कि बी क्रॉस ए माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर है। तो इसका मतलब है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब इससे फर्क पड़ता है तुम लोग बी क्रॉस ए करते हो कि ए क्रॉस बी करते हो, रिजल्ट अलग अलग आएंगे। लेकिन स्केलर में ये बी क्रॉस ए करो, बी डॉट ए करो या ए डॉट बी करो, इससे फर्क नहीं पड़ता था, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो यहां पे लिखोगे इट मींस क्रॉस प्रोडक्ट does not hold commutative property। अब एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अब एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। टॉर्क इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। टॉर्क मेरे पास बराबर होते हैं मोमेंट आर्म इनटू फोर्स के। मोमेंट आर्म और फोर्स को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराता हूं, इन रिटर्न मेरे पास अगेन क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है जो कि टॉर्क है। अभी मैंने बोला कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब है आर क्रॉस एफ बी एफ क्रॉस आर के बराबर नहीं होगा। यहां पे मैंने आर क्रॉस एफ लिखा है, तो तुम लोगों ने भी आर क्रॉस एफ ही लिखना है, एफ क्रॉस आर नहीं लिखना। देखो एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास है एक प्लेन, ये डॉटेड ब्लैक डॉटेड लाइन में मैंने एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्लेन के ऊपर मेरे पास है एक, ये मेरे पास है नट, और इस नट को मैं ओपन कर रहा हूं एक रेंच के साथ। रेंच में मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, रेंच पे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे रेंच पे फोर्स लगाऊंगा, इसकी वजह से रेंच रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। टॉर्क मेरे पास क्या आता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को टॉर्क बोला जाता है। तो फोर्स लगाने से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब वो जो टॉर्क है वो मेरे पास बराबर है आर क्रॉस एफ के। आर यहाँ पे मेरे पास मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को मोमेंट आर्म बोला जाता है। देखो अब ये जो रेंच है, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है ना, तो एक्सिस यहाँ पे होगा, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पे लग रही है, तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को बोला जाएगा मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा अब देखो ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा और साथ में नेट डायरेक्शन। तो सेम ऐसे आर क्रॉस एफ मेरे पास किसके बराबर होना चाहिए, आर क्रॉस एफ मेरे पास बराबर होना चाहिए आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू सिंपली एन हेड के साथ, एन हेड डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे टॉर्क मेरे पास किसके बराबर होगा, सिंपली आर क्रॉस एफ जो है वो मेरे पास बराबर होगी, यहाँ पे नीचे में लिखूंगा आर एफ साइन ऑफ थीटा इंटू सिंपली एन हेड। अब पिछली फर्स्ट ईयर में टॉर्क का पूरा बड़ा डिटेल टॉपिक होता था, तो यहाँ पे फिर जहाँ पे उस टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया गया, तो यहाँ पे मुझे माइन्यूट वे में बताना पड़ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने थोड़ा सा हिंट दिए। अब ये टॉर्क की डायरेक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया एन हेड के साथ। अब एन हेड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये मेरे पास यहाँ पे लग रही है फोर्स, और यहाँ पे मेरे पास मोमेंट आर्म, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस तरफ टर्निंग इफेक्ट। तो अपनी मैं फिंगर्स को इस तरफ क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। ये मेरे पास प्लेन है, प्लेन में टर्निंग इफेक्ट इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये मैं अपनी फिंगर्स को इन दी डायरेक्शन ऑफ टर्निंग इफेक्ट मैं कल करूंगा। तो ये जो मेरे पास था, मैं ये मेरे पास पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। देखो जब मैं फोर्स लगा रहा था, इसकी वजह से ये जो बोल्ट है क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। तो ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क। फोर्स लगाया, मोमेंट आर्म और फोर्स मेरे पास टॉर्क के बराबर होती है। फोर्स मैंने लगाया, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो नट है, ये जो बोल्ट है, ये मेरे पास प्लेन से बाहर की तरफ आता है, तो इसका मतलब है ये जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है। एन हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। अब ये वो प्लेन है जिसमें फोर्स और मूवमेंट आर्म है, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन इस प्लेन की क्या परपेंडिकुलर है, एन हेड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है बच्चों। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव इन नेचर, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट
ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। ये अभी हमने पहले देख लिया। दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। वेक्टर प्रोडक्ट बताता है परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स पहले ही परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पहले ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आना चाहिए। तो देखते हैं, ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर होगा ए बी साइन ऑफ थीटा एन हैट के। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल होता है उनके दरमियान 90, थीटा की जगह सिंपली 90 पुट कर दूंगा तो साइन 91, तो ए बी एन हैट यहाँ पे आ गया। ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर होगा ए बी इंटू एन हैट। अब यहाँ पे ये आंसर क्या है, ये मैक्सिमम आ रहा है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन 90 पे इसका आंसर 1 है, तो इसका मतलब है आंसर विल बी 1। अगर 1 से कम होती तो आंसर इससे कम ही आना था। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो शुरू में जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है वो मैक्सिमम आता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बताता ही परपेंडिकुलरिटी को। जब पहले वो परपेंडिकुलर है तो आंसर विल बी मैक्सिमम। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। देखो, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, मिनिमम आना चाहिए। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट तो बताता है परपेंडिकुलरिटी को। अब वो दो वेक्टर्स पैरेलल है, मतलब वो परपेंडिकुलर है नहीं, तो आंसर उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मिनिमम आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। अगर दो पैरेलल वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे पास नल वेक्टर आते हैं। नल वेक्टर देखो, जैसे स्केलर्स में 0 होता है, 1 होता है, 1 2 3, ये स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटीज है। सेम ऐसे वेक्टर में भी जो 0 होता है ना, उसे नल वेक्टर बोला जाता है। जो सिंपली 0 होता है ना, वेक्टर्स का जो 0 होता है, इसे नल वेक्टर बोला जाता है। और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। बहरहाल, ये सिर्फ तुम लोगों ने रिमेंबर रखना है, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। जैसे स्केलर्स में 0 होता है, वैसे ही वेक्टर में ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कहीं भी किसी भी तरफ हो सकती है, और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, तो उसे सिंपली बोला जाता है, वो क्या है, नल वेक्टर। मैं बताता हूँ, यहाँ पे ए क्रॉस बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है, तो एंगल विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, एंगल विल बी 0 डिग्री। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी मेरे पास बराबर होगा ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह 0, साइन 0 होता है मेरे पास 0, 0 को इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, विल बी 0 इंटू एन हैट। अब ये मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक वेक्टर के साथ ओ, और इसके ऊपर एक एरो हेड डाल दूंगा। ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा एक वेक्टर आएगा। अगर यहाँ पे मैं सिंपली 0 लिखूंगा ना, 0 लिखूंगा तो ये स्केलर है, ए क्रॉस बी का आंसर स्केलर नहीं हो सकता, हमेशा वेक्टर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 के ऊपर एक एरो हेड डाल देता हूँ, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है, इसे मैं बोलता हूँ ये है नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। चौथा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये क्या है, इसे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इस बार। अब ये मेरे पास आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। मतलब ये मेरे पास एक ऐसी फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये मेरे पास होगी पैरेललोग्राम। और अगर इसी पैरेललोग्राम्स की मैं साइड्स को परपेंडिकुलर कर दूं तो ये मेरे पास रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, साइड्स परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन जाती है। अच्छा, बहरहाल कहते हैं पैरेललोग्राम, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास है वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। ए को मैं यहां पे शो कराता हूं और बी को मैं यहां पे शो कराता हूं। अब ये मेरे पास एक फिगर बन रही है पैरेललोग्राम, ठीक है, और ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये रिप्रेजेंट कर रही है साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर तो ये साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रही है तो उस सूरत में वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सिंपली बराबर होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन ऑफ थीटा, एन ऐड लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन को बता रहा है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। तो उस सूरत में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरे पास बराबर होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये ए बी साइन ऑफ थीटा मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू, कैसे होता है ये देखते हैं, पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर है। देखो कैसे, अगर ये मेरे पास वेक्टर, देखो पहले देखते हैं रेक्टेंगल। देखो ये मेरे पास अगर रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा, इसी के साथ ट्रायंगल भी चलो देख लो, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं इस रेक्टेंगल को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दूं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल, एक मेरे पास एक ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ इनटू विड्थ। दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया ना, तो तभी तो रेक्टेंगल बनी है। तो ये मेरे पास एरिया ट्रायंगल बराबर होती है हाफ ऑफ लेंथ इनटू विड्थ, जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ को विड्थ के साथ सिंपली मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट होता है लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके। देखो, अगर ये मेरे पास है वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इन दोनों के दरमियान एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। ठीक है,
अगर मैं वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर दूं, एक इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा, एक इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी cos ऑफ थीटा, एक इसका होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिस साइड के साथ एंगल हो रहा है वो cos थीटा, जिसके साथ नहीं हो रहा बी sin थीटा। अब अगर मैं, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास है लेंथ ए, ये मेरे पास है बी sin ऑफ थीटा। अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, ये मेरे पास बन रही है एक रेक्टेंगल, तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा ये इक्विवेलेंट होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब मैं फाइंड आउट बेसिकली कर रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो बेसिकली मेरे पास बराबर होगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। और ये मेरे पास एक फिगर बन रही है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ में है मेरे पास बी sin ऑफ थीटा, विड्थ में मेरे पास ए, ये ए है ना, ए sin ऑफ थीटा, बी cos ऑफ थीटा, थीटा तो इतना है, ए ये पूरी साइड है, ए इतना है। तो एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल है ये लेंथ इनटू विड्थ, ए बी sin ऑफ थीटा, लेंथ, ये लेंथ को विड्थ के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी sin ऑफ थीटा। और ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये इक्विवेलेंट है, मेरे पास इक्विवेलेंट है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम से। मैंने इस तरीके से इसे स्प्लिट किया कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा वही बेसिकली एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आएगा। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू ए बी sin ऑफ थीटा के। लास्ट में दो एग्जांपल्स डिस्कस है, उन्हें देख लेते हैं। देखो एक एग्जांपल तो हमने पहले देख ली, टॉर्क एग्जांपल हमने पहले देख ली, टॉर्क पहली एग्जांपल है टॉर्क की। टॉर्क मेरे पास बराबर होती है आर क्रॉस एफ के। दूसरी एग्जांपल है चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करूं मैग्नेटिक फील्ड। देखो दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को अगर मैं आमने सामने रखूं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। दो मैग्नेट्स हैं तो नॉर्थ क्या करते हैं, साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना, दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे इन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेम ऐसे मेरे पास एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी के साथ, इसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ। अब यहां पे मेरे पास एक चार्ज आता है, चार्ज आता है यहां पे मैं रिप्रेजेंट करूं पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इनसाइड द बोर्ड, और उसके वजह से वो परपेंडिकुलर यहां पे मेरे पास एक चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड और v वेलोसिटी के साथ ये चार्ज मूव कर रहा है। जब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना तो इस पे लगती है एक फोर्स ऊपर की तरफ। अब ये चार्ज मूव कर रहा था इस तरफ, इस पे ऊपर की तरफ, मतलब चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, तो चार्ज तो जाना चाह रहा है इस तरफ, लेकिन फोर्स की वजह से ये चार्ज आ जाएगा इस तरफ। अब जब ये चार्ज इस तरफ आएगा इसमें फोर्स लगेगी इस तरफ, और वेलोसिटी बॉडी, अब चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ लेकिन फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, तो ये चार्ज मूव करके इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ता है। मतलब अब यहाँ पे वेलोसिटी, जब चार्ज यहाँ पे आ गया, अब चार्ज मूव करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, लेकिन अब इसमें फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, तो चार्ज क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ेगा। अब ये कितनी फोर्स लग रही है इसका फॉर्मूला है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। बी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वी है वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज, एक चार्ज की वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और क्यू मेरे पास है वो जो पार्टिकल है ना उसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन अ पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उस पर जो चार्ज होगा वो क्यू होगा, उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो v के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, और जिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में मूव कर रहा है उसे मैं सिंपली v के साथ, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो मेरे पास f के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, और ये मेरे पास बराबर होगा v क्रॉस b के। अब फोर्स किस तरफ लगेगी, इसे भी अगेन मैं राइट हैंड रूल के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, चार्ज मूव कर रहा है इस तरफ, तो कहते हैं पहले वेक्टर की डायरेक्शन में तुम लोगों ने अपनी फिंगर्स को प्लेस करना है, सेकंड वाले वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो तो डायरेक्शन, मतलब जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ लगेगी। अच्छा चार्ज मूव करके आ जाएगा यहाँ पे, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो फोर्स लगेगी इस तरफ, अगेन राइट हैंड रूल के साथ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेट में प्लेस कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो तो फोर्स लगेगी इस तरफ, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेरे पास इस तरीके से आती है, और विच विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा ये देखो ये सेकंड ईयर का टॉपिक है, यहाँ पे फिर भी मुझे ब्रीफ में बताना पड़ा, लेकिन चैप्टर सेकंड ईयर का तीसरा चौथा चैप्टर है वहां भी ये डिस्कस किया जाता है। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, हमने जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, डेफिनेशन देखी, एक्सप्लेनेशन देखी, फिर एग्जांपल, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, और आखिर में दो एग्जांपल थी, एक ये टॉर्क वाली और एक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, उसे हमने देख लिया। तो ये था आज का लॉन्ग क्वेश्चन। तो उम्मीद है तुम लोगों की लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।